हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जी पॉइंटर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस प्रॉपर रूप से शुरू कर दी हैं और अपनी सीरीज़ में हमने नेटवर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पावर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख भी लिए हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे एंड इस लेक्चर से हम जो भी प्रीवियस लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा कि हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। जिसमें से अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा गेट 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है और अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो ये गेट 1997 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो चलिए एक-एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो एक्स इज एन एलिमेंट which always absorb power during a particular operation. It sets up a current of 1 ampere in the direction shown and absorb a power of Px. It is possible that x can absorb the same power Px for another current I. Then the value of current is. देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट x है जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान सर्किट में 1 एम्पियर का करंट, देखिए करंट की डायरेक्शन अपने को गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो हमारा एलिमेंट x है वो किसी ऑपरेशन के दौरान सर्किट में 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, सेट कर रहा है और डायरेक्शन अपने को सर्किट में गिवन है। और जब सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो जो हमारा एलिमेंट x है वो px पावर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जब सर्किट का ये एलिमेंट x सेम पावर px क्या किसी और करंट के वैल्यू के लिए एब्जॉर्ब करता है, तो हमें वो करंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जिस करंट की वैल्यू के लिए हमारा ये एलिमेंट x सेम पावर px एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो देखिए ये जो कुछ भी हमने अभी तक प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पावर से रिलेटेड जो भी पढ़ा है, ये क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके, तो हमने आपको जब पावर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पावर के किसी एक कन्वेंशन को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर कन्वेंशन में, जैसे अगर हम कन्वेंशन को ले रहे हैं एब्जॉर्ब के फॉर्म में, राइट, पावर अगर हम एब्जॉर्ब के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम उस सर्किट के हर एलिमेंट के अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब अगर निकालें तो वो टोटल पावर एब्जॉर्ब सर्किट में क्या हो जाती है, हमारी जीरो। सिमिलरली अगर हम पावर डिलीवर्ड की बात करें, अगर हम पावर डिलीवर्ड के कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो हम उस सर्किट में यूज होने वाले हर एलिमेंट के अक्रॉस पावर डिलीवर्ड निकालते हैं और टोटल पावर डिलीवर्ड जो होता है जब हम उसका सम करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी वो सर्किट हमारी एक वैलिड नेटवर्क कहलाती है या वैलिड सर्किट कहलाती है। ओके, और अगर हम दोनों कन्वेंशंस को एक साथ लेके चलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स इस केस में हम क्या करते हैं, अगर सर्किट का कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम उसे पावर एब्जॉर्ब के ही फॉर्म में रखेंगे और अगर कोई एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहा है तो उसे पावर डिलीवर्ड के ही फॉर्म में रखेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन होता है, जो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो होती है हमारी टोटल पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू टोटल पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन चलिए हम देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो ये जो गिवन नेटवर्क है या गिवन सर्किट है उसमें हमें दिख रहा है कि 3 एलिमेंट है हमारे पास। एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है और एक एलिमेंट अननोन एलिमेंट x है जो हमारा px पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब भी कोई एलिमेंट हमारा पावर एब्जॉर्ब करता है तो करंट क्या होती है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करती है, लीव करती है। तो अगर हम x एलिमेंट के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करते हैं px, ये अपने को गिवन है, राइट। p ऑफ x इक्वल्स टू क्या, अपने को px गिवन है। ये px पावर क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर हम इस 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करें, p 6 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ये 6 वोल्ट की बैटरी में करंट की डायरेक्शन तो अपने को गिवन है और ये करंट की वैल्यू क्या है, अपने को गिवन है 1 एम्पियर। ओके, तो जब ये 1 एम्पियर का करंट हमारा इस बैटरी से होकर फ्लो होता है तो देखिए ये करंट की जो डायरेक्शन है ये किस तरह से फ्लो हो रही है हमारी बैटरी में, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रही है, करंट हमारी लीव कर रही है। मीन्स ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है ये पावर क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो कितना पावर डिलीवर कर रहा है ये, P इक्वल्स टू V इंटू आई से हो जाता है हमारा 6 इंटू 1 एम्पियर इक्वल्स टू 6 वॉट। मीन्स हमारी बैटरी 6 वॉट का पावर क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है। ओके, अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि रेजिस्टिव एलिमेंट क्या करता है, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो रेजिस्टिव एलिमेंट जब पावर को एब्जॉर्ब करता है तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करती है, राइट। और करंट की डायरेक्शन भी देखिए कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो
ये रेजिस्टेंस का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इधर हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तभी तो ये पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम पी 1 ओम के अक्रॉस निकालें, देखिए यहाँ पर अपने को वोल्टेज तो गिवन है नहीं, तो रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस अगर पावर फाइंड आउट करना होता है तो हम 2-3 फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। एक वी और आई, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला होता ही है, और रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस हम आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर, ये फार्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, इस सिचुएशन में जो यहाँ पर नेटवर्क गिवन है, वहाँ पर अपने को 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज तो गिवन नहीं है, बट करंट गिवन है। तो हम ये सेकंड रिलेशन का यूज़ करके पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें करंट तो गिवन है। तो यहाँ 1 स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू 1 वॉट आएगा। किसके अक्रॉस पावर, 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, सम ऑफ पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू सम ऑफ पावर डिलीवर की, पावर डिलीवर्ड, ओके। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम बात करते हैं एक्स एलिमेंट की, तो एक्स एलिमेंट हमारा कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, पी एक्स पावर। तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स। प्लस में और कोई एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये 1 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 1 वॉट। तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू, अब पावर डिलीवर कौन सा कंपोनेंट कर रहा है हमारा, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, और कितना पावर डिलीवर कर रहा है, 6 वॉट। इधर हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ से हम पी एक्स की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज पी एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 5 वॉट, राइट। तो इस इक्वेशन से अपने को ये तो पता चल गया कि जो एलिमेंट एक्स है वो हमारा कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 5 वॉट, राइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे ये एलिमेंट एक्स हमारा सेम पावर एब्जॉर्ब करता है, बट करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ना होके कुछ और होगी, ओके। तो देखिए, एक्स एलिमेंट हमारा कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, बट एक्स एलिमेंट के अक्रॉस अगर हम पावर फाइंड आउट करें, तो पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वी इंटू आई। ये रिलेशन तो सेटिस्फाई होता है हर कंडीशन में, राइट। तो यहाँ देखिए, आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी, यहाँ पर आई की वैल्यू है हमारी 1 एम्पियर, राइट। और अगर पावर है हमारा 5 वॉट, जो कि हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, राइट, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 वोल्ट, राइट। वी की वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एलिमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है हमारा, 5 वोल्ट, और उसके थ्रू होकर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। अब देखिए, अगर हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को एक्सचेंज करते हैं, राइट, मीन्स अगर हम आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर ले लें और वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट ले लें, तो इस कंडीशन में भी तो हमारा ये जो एक्स एलिमेंट है वो 5 वॉट पावर ही एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब हमारी कंडीशन तो इस सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रही है, जब हमारी आई की वैल्यू 5 एम्पियर होगी और वी की वैल्यू 1 एम्पियर होगी, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या 5 एम्पियर करंट के लिए सर्किट में पावर की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी क्या, तो बिल्कुल होंगी, वो हम अभी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ओके। कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम कंडीशन क्या होती है हमारी, टोटल पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू टोटल पावर डिलीवर्ड। अब अगर हम 5 एम्पियर करंट के अक्रॉस टोटल पावर एब्जॉर्ब हर एलिमेंट के अक्रॉस निकालते हैं और टोटल पावर डिलीवर्ड भी निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, इस एक्स एलिमेंट के अक्रॉस हमको पावर पता है 5 वॉट, ये तो चेंज हो नहीं रही है, राइट। इसके अक्रॉस पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी हमारी 5 वॉट। अब इस 1 ओम के अक्रॉस अगर हम पावर एब्जॉर्ब निकालें, तो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये 6 वोल्ट के अक्रॉस पावर हमारी कितनी जा रही है, 30, कैसे, 6 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर, ये हो जाएगा हमारा 30। तब देखिए, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो रहा है क्या, ये वैल्यूज देखिए 5 प्लस 25 और ये हमारा 30, राइट। ये देखिए 30 इक्वल्स टू 30, मतलब आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर करंट के लिए भी हमारी ये सर्किट क्या है, वैलिड सर्किट है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। ये हमारा गेट 1996 का क्वेश्चन था। तो अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसे भी अगर हम नॉर्मली जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं पिछले लेक्चर्स में, उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करें, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो इसका भी सॉल्यूशन हम देख ही लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को ई और आई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, राइट। ये रहा हमारा ई और ये रहा हमारा आई।
तो इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ एक ब्रांच के क्रॉस करंट गिवन है विच इज 2 एम्पियर करंट, और ये हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हो रहा है, राइट। तो अगर हम पावर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सर्किट में रजिस्टिव एलिमेंट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ प्रेजेंट होता है तो रजिस्टिव एलिमेंट क्या करता है, हमेशा पावर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब भी वो पावर को एब्जॉर्ब करेगा तो करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करती है। तो यहाँ ये करंट जो इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, ऊपर, और नेगेटिव टर्मिनल नीचे हो जाएगा, राइट। तो अब इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करें तो V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, I इंटू आर। आई की वैल्यू अपने को पता है, आर की वैल्यू पता है, मतलब इस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हो जाएगा हमारा 8 वोल्ट, राइट। देखिए, अब अगर हम इस 4 ओम के रेजिस्टेंस और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस को ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा, राइट, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज क्या होता है, हमेशा सेम होता है ना। अभी हालांकि मैंने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बताया नहीं है, फिर भी आप इतना ध्यान रखो कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या होता है, सेम होता है। और जब भी दो एलिमेंट हमारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उस केस में हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो यहाँ वोल्टेज हमारा क्या है, सेम है। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, +-8 वोल्ट। ओके, अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस भी तो हमारा पावर एब्जॉर्ब ही करेगा, और जब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करनी चाहिए। ओके, मींस इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में भी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, राइट, टॉप टू बॉटम। ओके, तब यहाँ से हम देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो हम करंट की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू V/R से। तो यहाँ I की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, V देखिए 8 वोल्ट है, R कितना है 1 ओम, तो I हमारा कितना हो जाएगा 8 एम्पियर, राइट। अब देखिए हमें इन दोनों ब्रांच में करंट की वैल्यू पता हो गई, जो पैरेलल ब्रांच है हमारे, एक तो हमारा 2 एम्पियर और दूसरा 8 एम्पियर। अब ये दोनों ही करंट देखिए, ये हमारा कॉमन नोड है ना, ये दोनों ही करंट हमारे इस कॉमन नोड से क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। तो इस कॉमन नोड पे कहीं से तो करंट आ रही होगी, तभी तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ जा रही है, मीन्स ये करंट हमारी कुछ इधर से आ रही होगी, तभी तो ये दोनों करंट हमारे यहाँ से बाहर जा रही हैं। तो जब एक करंट की वैल्यू हमारी 2 एम्पियर है और ये 10 एम्पियर, तो ये दोनों जुड़ के हमारी कितना हो जाएंगी, यहाँ पर 10 एम्पियर करंट आ रहा होगा, तभी तो यहाँ से 2 और 8 एम्पियर करंट हमारा बाहर जा रहा होगा, राइट। अब ये अगर हम 10 एम्पियर निकाल लिए तो ये 10 एम्पियर करंट हमारा इस 1 ओम रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, हमारा पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है। तो ये करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेगा, लीव करेगा। ओके, अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, कौन से इक्वेशन से, V इक्वल्स टू आई आर, इस इक्वेशन से, राइट। इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया V इक्वल्स टू आई आर से, तो अपने को I पता है 10 एम्पियर है, कितना हो जाएगा यहाँ 10 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 10 वोल्ट, मीन्स ये वोल्टेज हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। अब देखिए, अब इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर अपने को वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो हम इस, ये जो हमको ये लूप दिखाई दे रहा है, इस लूप में हम केवीएल लगा सकते हैं। हालांकि मैंने अभी केवीएल पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, अब ले लिया है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। बट जो कुछ भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको फिलहाल के लिए अभी समझ लीजिए, फिर आगे मैं केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ूंगा। ओके, तो अब देखिए इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज क्या मानते हैं, अब ये भी तो हमारा एक रजिस्टिव एलिमेंट ही है, तो इसके अक्रॉस भी यहाँ से अगर करंट आ रही है, यहाँ से एक करंट जा रही है, ओके, तो यहाँ से भी हम अगर करंट ऊपर से नीचे मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, राइट, क्योंकि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से लीव करेगी, तभी हमारा ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो अब अगर यहाँ पर हम केवीएल लगाएं, इसको हम लोग मान लेते हैं P ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम केवीएल लगाएं तो देखिए केवीएल क्या हो जाएगा हमारा, P x -10 -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने को Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 वोल्ट, राइट। अब ये आ गई हमारी कितनी, 18 वोल्ट। अब देखिए हमें 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया, कितना हो जाएगा हमारा 18 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, I इक्वल्स टू V/R से कितना हो जाएगा, V हमारा 18 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 3 एम्पियर, राइट। मीन्स इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 3 एम्पियर। अब देखिए इस नोड की अगर हम बात करें तो इस नोड पर 10 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है और 3 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, मीन्स ये जो I की वैल्यू हो जाएगी हमारी, I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 10 + 3,
जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 एम्पियर। ओके, तो यहाँ से हमने आई की वैल्यू तो निकाल ली, आई हमारा कितना आ गया 13 एम्पियर। अब देखिए ई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये आई हमारा इस 1 एम्पियर सॉरी 1 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव इधर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारा पावर एब्जॉर्ब ही कर रहा है, तो जब भी ये पावर एब्जॉर्ब करेगा तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से क्या करेगी, लीव करेगी। ओके, तो अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर से आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 13 एम्पियर, आर की वैल्यू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 13 वोल्ट, राइट। तो अब यहाँ से देखिए ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी ई माइनस 13 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 31। ओके, मैं क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग सभी स्टूडेंट्स को आते होंगे। आई थिंक मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आप सबको आती होंगी। हालांकि मैं KCL KVL और ओम्स लॉ ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ओके, तो उसके लिए आप बिल्कुल वरी ना करें। तो यहाँ से हमारा आई और वी का ई का आंसर भी निकल आया, राइट। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमारा गेट 1997 का क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसी सीरीज में हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हमारा गेट 1997 का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ओवर अ साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन AC सोर्स। ओके, तो AC सोर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो AC सोर्स होते हैं वो हमारे बेसिकली कैसे साइन या कोसाइन के फंक्शन होते हैं, राइट। तो अगर इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा कि ओवर अ साइकिल जो हमारा कैपेसिटर होता है, जितनी एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा AC सोर्स होता है, AC सोर्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है, राइट। तो कैपेसिटर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर एनर्जी को स्टोर करता है, राइट, तो इस नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर हमारा एनर्जी क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है, राइट। मीन्स अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें कैपेसिटर में कि कितनी एनर्जी बची, तो वो क्या हो जाती है हमारी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये एनर्जी स्टोर करेगा, उतनी ही नेगेटिव हाफ साइकिल में ये एनर्जी को क्या कर देगा, डिसिपेट कर देता है, मतलब डिलीवर कर देता है, सर्किट में रिटर्न कर देता है। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओवर अ साइकिल क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। बट अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करें तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सिंपल सा डेरिवेशन होता है इसका, डेरिवेशन माने या सॉल्यूशन माने कुछ भी, काफ़ी सिंपल होता है। समझने के लिए बस इतना ध्यान रखिए आप कि कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, ओवर अ साइकिल जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है वो जो भी एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारा, ज़ीरो। अगर हाफ साइकिल की बात करें तो एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अगर एक पूरे कंप्लीट साइकिल की बात करें तो पूरे कंप्लीट साइकिल में ये कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी हमारी एनर्जी स्टोर करेगी उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एनर्जी जितनी स्टोर होती है इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल में एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, सर्किट को वापस से डिलीवर हो जाती है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो चलिए मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। सपोज दैट ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक AC सोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं V ऑफ t इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t। ओके, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है हमारी, तो अगर हम कैपेसिटर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालें, I ऑफ t की वैल्यू, राइट, तो कैपेसिटर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, P dV ऑफ t बाई dt। क्योंकि देखिए ये जो भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस डायरेक्टली अप्लाइड है, राइट। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा t। तो कैपेसिटर्स के थ्रू फ्लो होने वाला करंट I ऑफ t हमारा कितना हो जाएगा, C dV ऑफ t बाई dt। तो ये हो जाएगा हमारा C d बाई dt Vm साइन ओमेगा t। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, आप सबको आता ही होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी C, Vm हमारा बाहर हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t, राइट। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगी Vm ओमेगा cos ओमेगा t। ओके, ये हो जाएगा हमारा I ऑफ t का वैल्यू। अब देखिए इन अगर हमको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, राइट,
तो हमें पता है एनर्जी फाइंड आउट करने से पहले हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी पावर ये कैपेसिटर हमारा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हमें उस पावर की वैल्यू फाइंड आउट, राइट। क्योंकि एनर्जी और पावर में अपने को रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू टी पी ऑफ टी डी टी, राइट। तो एनर्जी निकालने के लिए अपने को पावर निकालना पड़ेगा, पी ऑफ टी क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट पता है तो हम इंस्टेंटेनियस पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पी ऑफ टी फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो पी ऑफ टी हमारा कितना हो जाएगा, पी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी। ओके, वी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है हमारी, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हो जाएगा हमारा, वी एम सी इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, यहाँ से अगर हम वी एम और वी एम सी इंटू ओमेगा को बाहर लेते हैं, एक तरफ लेते हैं, राइट, ये हो जाएगा हमारा वी एम का स्क्वायर सी इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। अब देखिए इस रिलेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन टू ओमेगा टी में। कैसे, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, वी एम स्क्वायर सी इंटू ओमेगा डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ से हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी वैल्यू आ जाएगी वी एम का स्क्वायर ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाता है, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाता है हमारा, साइन 2 थीटा। ये रिलेशन यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। ओके, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। अब देखिए अपने को एनर्जी क्या निकालनी है एक साइकिल के लिए, हमें बोल क्या रहा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस अपने को एनर्जी निकालनी है ओवर अ साइकिल, मीन्स एक साइकिल के लिए। तो अगर हम एसी सोर्स के एक साइकिल की बात करें तो हमारा एसी सोर्स क्या होता है, एसी सोर्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ हमारा 0 एंगल होता है, यहाँ होता है पाई, और यहाँ होता है हमारा 2 पाई, राइट। तो यहाँ देखिए हमने जो सप्लाई ली थी वो क्या थी, वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, ओमेगा, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग टाइम पीरियड निकाले, एक टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब इसी टाइम पीरियड के बीच में अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारी एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, टी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। पी ऑफ टी की वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, वी एम का स्क्वायर ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट। अब अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो देखिए हमारी वैल्यू किस तरह से चेंजेस होती हैं और वैल्यू हमारी कैसे फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से देखिए वी एम ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई 2, ये क्या है हमारा, एक कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ टी का कोई फंक्शन तो है नहीं। तो वी एम का स्क्वायर ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेट किसको करते हैं, साइन 2 ओमेगा टी को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा तक, साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, अब देखिए अगर हम लोग साइन 2 ओमेगा टी को टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी एम का स्क्वायर ओमेगा डी इंटू सी डिवाइड बाई 2, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और इस 2 ओमेगा टी को डी टी के रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा इंटू में 2 ओमेगा, राइट। इसकी लिमिट हो जाती है हमारा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। अब देखिए अब हमको सिंपली इसमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है। तो लिमिट पुट करने से पहले अगर हम इस 2 ओमेगा को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा वी एम का स्क्वायर ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई 4 ओमेगा हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस भी बाहर ले लेते हैं हम,
तो अगर ये हो जाएगा हमारा cos ओमेगा 2 ओमेगा, और टी की जगह पे हम लोग अपर लिमिट को रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस में क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा इंटू टी की जगह पे क्या रख देते हैं 0। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारी ई की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर ओमेगा सी डिवाइड बाई 4 ओमेगा इंटू में, देखिए ये ओमेगा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा cos 4 पाई माइनस cos 0। अब अगर हम cos 4 पाई की बात करें तो cos 4 पाई हमारा कितना होता है, cos पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है, cos पाई की वैल्यू हो जाती है हमारी -1, राइट, क्योंकि हमारा cos का फंक्शन कुछ ऐसा होता है, राइट। कोसाइन वेवफॉर्म अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होता है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, और अगर पाई की बात करें तो पाई पे इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो पाई पे अगर इसकी वैल्यू -1 है तो 4 पाई पे भी इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वी एम का स्क्वायर इंटू ओमेगा सी डिवाइड बाई 4 पाई। ओके, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो cos 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1। कैसे, देखिए cos 0 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, और cos पाई की वैल्यू हो जाती है हमारी -1, और cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी अगेन +1। ओके, तो यहाँ से cos 4 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 2 पाई माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वी एम का स्क्वायर ओमेगा सी डिवाइड बाई 4, सॉरी यहाँ पाई नहीं होगा ओमेगा होगा, ओमेगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो देखिए इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एसी सोर्स के लिए ओवर अ साइकिल जितनी एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी हमारा गेट 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए, राइट, क्योंकि बहुत जगह हमें इस रिलेशन की डायरेक्ट जरूरत पड़ सकती है कि अगर हमें एक ओवर अ साइकिल अगर हमें कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो हम इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन बार बार ना करें, उसके लिए हमें डायरेक्टली ये रिलेशन याद होना चाहिए कि कैपेसिटर ओवर अ साइकिल जो एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा गेट का ही क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर ओवर अ साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्स। जिस तरह से हमने कैपेसिटर के केस में ओवर अ साइकिल एनर्जी स्टोर देखा था कि हमारा क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, टोटल साइकिल में हमारा कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इन अ सिमिलर वे अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में भी जो हमारा इंडक्टर होता है वो एक कंप्लीट एसी साइकिल के लिए जितनी भी एनर्जी स्टोर करता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। इसे भी हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं इसको प्रूव करूँ, बट फिर भी आप लोगों को याद रहे कि ये डेरिवेशंस कैसे करते हैं उसके लिए मैं प्रूव कर दे रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, मैंने यहाँ पर वोल्टेज क्या दिया था, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी लिया था। तो आप लोग को कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ वी एम कॉस ओमेगा टी ले लूँगा तो यहाँ पर आंसर कुछ और आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सप्लाई कुछ भी लूँ, राइट, वी ऑफ टी अगर मैं वी एम कॉस ओमेगा टी भी लेता हूँ, ओके, तो इस केस में भी ओवर अ साइकिल हमारा जो कैपेसिटर होता है जो एनर्जी स्टोर करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। ओके, तो सप्लाई हमारा कुछ भी हो कैपेसिटर का नेचर कभी नहीं बदलेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं वी एम साइन ओमेगा टी की जगह वी एम कॉस ओमेगा टी ले लूँगा तो हमारा आंसर कुछ और आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा इंडक्टर एक कंप्लीट साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर करता है। ओके, तो इसको भी चलिए हम मैथमेटिकली प्रूफ करके देख ही लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा इंडक्टर है। ओके, तो अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के अक्रॉस भी मैंने वोल्टेज क्या मान लिया, वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये हमारा एल है इंडक्टर। तो अगर हम इस इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ देखिए वी ऑफ टी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमारा कितना हो गया, वी एम साइन ओमेगा टी।
यही वोल्टेज होगा हमारा इंडक्टर के अक्रॉस भी अपियर होगा। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स हमारा इंडक्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट, बीच में कोई भी एलिमेंट वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो Vm sin ओमेगा t हो जाएगा। अब इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो I ऑफ t होता है, I ऑफ t, ये कितना हो जाता है हमारा 1/L इंटीग्रेशन V ऑफ t dt, राइट। अब ये रिलेशन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से आता है, राइट। तो अगर हम बात करें इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा एल डी आई ऑफ टी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से हम वी एल डिवाइड बाई एल इक्वल्स टू डी आई ऑफ टी बाई डी टी ये लिख सकते हैं। अब अगर हम डी टी को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/L वी एल डी टी इक्वल्स टू डी ऑफ आई टी। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड तो ये हो जाता है हमारा आई ऑफ टी इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी। ओके, यहाँ वी एल क्या है हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और यहाँ वी ऑफ टी भी क्या है हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ही है। ओके, तो इस रिलेशन से हम लोग इंडक्टर के अक्रॉस करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर भी बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली हमारा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ही है। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आता होगा तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब अगर हम आई ऑफ टी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/L इंटीग्रेशन वी ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, अब देखिए यहाँ से वी एम हम बाहर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो वी एम बाई एल हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। अब लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा वी एम बाई एल, ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को अगर हम डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा। ओके, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी वी एम माइनस ऑफ वी एम डिवाइड बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, राइट। अब देखिए, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि माइनस ऑफ वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये हमारा इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट आया है ये सही है या गलत, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल टेक्निक, है ना। ये मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में शायद बताया था। यहाँ पर होता है हमारा प्लस साइन, यहाँ होता है प्लस कॉस, ये होता है हमारा माइनस साइन, और ये होता है माइनस कॉस, राइट। तो अब देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब प्लस साइन में है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी एम साइन ओमेगा टी। और अगर करंट की बात करें तो माइनस ऑफ वी एम डिवाइड बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, यहाँ कॉस किस में है देखिए नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये हो जाएगा हमारा इस एक्सिस पर, ये हो जाएगा हमारे इंडक्टर के अक्रॉस करंट, और इस एक्सिस पर हो जाएगा हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज हमारा करंट से क्या कर रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वोल्टेज हमारा करंट को पकड़ के अगर हम वोल्टेज तक पहुंचना चाहें तो हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना पड़ेगा, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उस समय जो हमारा फेजर आता है वो क्या होता है लीडिंग फेजर होता है, राइट। और इंडक्टर के केस में हमें पता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है वो करंट से एग्जैक्टली कितना 90 डिग्री क्या करता है लीड करता है। ओके, मतलब अगर हम वोल्टेज ये ले रहे हैं तो हमारा ये करंट बिल्कुल सही है, राइट। ओके, तो चलिए अपना कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते हैं, ये बेकार की चीज़ें हटाते हैं। अब देखिए, अब अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस पावर की बात करते हैं, राइट, इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करने की बात करें तो हमारा पी ऑफ टी क्या हो जाता है वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, ये क्या हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है। तो यहाँ से वी ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें गिवन है वी साइन ओमेगा टी, और आई ऑफ टी की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू है हमारी माइनस ऑफ वी एम डिवाइड बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखिए पी ऑफ टी जो है ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एल, ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, और इधर कॉस ओमेगा टी।
यहाँ पर भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी ऑफ टी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एल, और ये हो जाएगा यहाँ 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी। ओके, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। अब अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो ई हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 पाई बाई ओमेगा के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने सप्लाई से मिल लिया, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी, ओमेगा। ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, और टी क्या होता है हमारा इस सिग्नल का टाइम पीरियड, राइट। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओवर अ साइकिल मीन्स एक साइकिल का टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो एक साइकिल के अगेंस्ट जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि एक साइकिल में हमारा इंडक्टर कितना स्टोर करता है। ओके, ये हो जाएगा हमारा माइनस वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी टी टी। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ वी एम का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं हम, तो 2 ओमेगा एल ये आ जाएगा, और अगर साइन 2 ओमेगा टी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई, अगर ओमेगा टी को हम लोग करते हैं 2 ओमेगा टी को डी टी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, और जो लिमिट होगी वो हमारी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा आ जाएगी। ओके, अब देखिए ये माइनस साइन अगर हम लोग बाहर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा वी एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ 2 ओमेगा, अपर लिमिट अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पर तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा, और अपर लिमिट अगर हम लोग लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पर 0। ओके, यहाँ से देखिए हमारा ई जो है वो आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, यहाँ भी हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉस 2 इंटू 2 पाई माइनस कॉस 0, राइट। द फाइनल आंसर इज कॉस 4 पाई हमारा कितना हो जाएगा, +1 माइनस 1। ओके, +1 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इस तरह से हम एक इंडक्टर के अक्रॉस भी एनर्जी को निकाल सकते हैं कि हमारा इंडक्टर एक पूरी साइकिल के रिस्पेक्ट में कितनी एनर्जी स्टोर करता है, राइट। तो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, अगर हम एसी सोर्स की बात करें तो एक पूरे कंप्लीट साइकिल के दौरान हमारा इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों ही जितनी एनर्जी स्टोर करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, राइट। और अगर आपको शॉर्टकट में याद रखना हो तो बस इतना याद रखिए कि जब भी हम एसी सोर्स यूज़ करते हैं, राइट, तो एसी सोर्स के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, राइट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये एलिमेंट एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं, सर्किट में वापस डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो एक पूरी कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर या कैपेसिटर में बची हुई एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि जितनी एनर्जी इसने स्टोर की थी उतनी ही एनर्जी ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या करेगा, डिलीवर कर देगा सर्किट। इसलिए जो एनर्जी स्टोर्ड रिमेनिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, जो बचेगी कैपेसिटर और इंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये हमारा गेट 1997 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक करंट और वोल्टेज का वेवफॉर्म गिवन है, राइट। हमें बताना है कि सर्किट में यूज होने वाला एलिमेंट कौन सा है और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज याद होंगी, राइट, जो कि मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको पिछले लेक्चर में, आई थिंक बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में ही हमने पढ़ाया था आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में। वहाँ पर मैंने इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के बारे में काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें आपको बताई थी, काफ़ी डिटेल्ड में मैंने आपको इन सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया था। वहाँ पर देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी इंडक्टर के बारे में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए। अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, राइट, इंडक्टर की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पढ़ा था कि इंडक्टर जो होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। सडन चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है इंडक्टर। इंडक्टर अपोजिट सडन चेंज इन करंट। ओके, और अगर हम एग्जैक्ट अपने जो वहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था उसमें मैंने ये साफ साफ लिखवाया था कि जो इंडक्टर होता है
वो हमारा मैग्नीट्यूड और करंट के डायरेक्शन में सडन चेंज का अपोज करता है, राइट। मीन्स करंट की मैग्नीट्यूड तो ठीक है, इसके डायरेक्शन का भी अपोज करता है, राइट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चेंज का भी अपोज करता है इंडक्टर, ओके। और जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर हमारा वोल्टेज में सडन चेंज का अपोज करता है, राइट। कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, इट अपोजेस सडन चेंज इन वोल्टेज पोलैरिटी, राइट। वोल्टेज पोलैरिटी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। ये हमें हमेशा ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अभी तो हम नेटवर्क का बेसिक पढ़ रहे हैं। जब हम नेटवर्क में आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट, नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी हमारा जो ट्रांजिएंट एनालिसिस वगैरह है, या फिर जब हम एसी नेटवर्क की एनालिसिस पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, तभी हम नेटवर्क को प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो जो भी बेसिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसे मैं रब कर देता हूँ, ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो हमें इस क्वेश्चन में एक करंट की वेव फॉर्म और एक वोल्टेज की वेव फॉर्म गिवन है, और हमें बताना है कि सर्किट में यूज होने वाला एलिमेंट कौन सा है और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम करंट और वोल्टेज के ग्राफ को देख के ही डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि हमारा सर्किट में यूज होने वाला एलिमेंट कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सडन चेंज का अपोज करता है, राइट। तो यहाँ अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें, देखिए करंट की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव ही है, और मैग्नीट्यूड भी है, जो मैग्नीट्यूड में क्या सडन चेंज दिख रहा है कहीं? नहीं। मैग्नीट्यूड देखिए लीनियरली हमारा इंक्रीज हुआ 0 to 2 सेकेंड तक, ये बढ़ते बढ़ते 2 एम्पियर हुआ, और 2 सेकंड के बाद ये 2 एम्पियर पे क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। मींस करंट हमारा सडनली तो बढ़ा नहीं, ये लीनियरली बढ़ रहा है, ओके। और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है क्या? कहीं कहीं चेंज नहीं हुआ है। 0 से लेके इनफाइनाइट टाइम तक इसकी वैल्यू क्या है, हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही है, ओके। मीन्स करंट में सडन चेंज यहाँ दिख नहीं रहा है, राइट। और वहीं अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, इस वोल्टेज की बात करें, तो वोल्टेज में देखिए 0 से 2 सेकंड के बीच में हमारा जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। बट आफ्टर 2 सेकंड सडन वोल्टेज ड्रॉप अपने को दिख रहा है, यहाँ पर वोल्टेज घट के क्या हो गया, हमारा सडनली 0 हो गया। मीन्स यहाँ पर वोल्टेज में सडन चेंज हो रहा है बट करंट में सडन चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा एलिमेंट कौन सा हो गया? इंडक्टर, राइट। क्योंकि इंडक्टर ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जो करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, लेकिन वोल्टेज के सडन चेंज को क्या करता है, अलाउ करता है, ओके। तो यहाँ अपने को वोल्टेज में सडन चेंज दिख रहा है बट करंट में सडन चेंज नहीं दिख रहा है, मीन्स हमारा सर्किट एलिमेंट क्या हो जाएगा, इंडक्टर। अब देखिए अपने को पूछा क्या, यहाँ पर उस एलिमेंट की वैल्यू भी पूछा है, राइट। तो अगर हम इस सेकंड ग्राफ को देखें, वी ऑफ टी वाले ग्राफ को, राइट, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपने को पता है वी एल इक्वल टू कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो वी ऑफ एल की बात अगर हम करें तो यहाँ एल डी आई बाई डी टी, अगर हम इस 2 सेकंड पर इसकी वैल्यूज को देखते हैं, राइट, तो चेंज इन करंट हमारा कितना है? चेंज इन करंट देखिए अगर हम 0 से 2 सेकंड तक ही एनालाइज करें इन दोनों ग्राफ को, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन करंट हमारा कितना है, 2 माइनस 0, और चेंज इन टाइम कितना है हमारा, 2 सेकंड माइनस 0, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम, एल इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ये कट के कितना हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। और वी एल की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड तक हमारी वी एल की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट है। तो 2 इक्वस टू एल इंटू 1, यहाँ से एल इक्वस टू कितना हो जाएगा हमारा 2, राइट, 2 हेनरी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान होनी चाहिए। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। गेट में काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा गेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमारा गेट 2004 का क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली एक वोल्टेज सोर्स V की वैल्यू पूछा गया है। इस नेटवर्क को देखिए ध्यान से, हमें इस ब्रांच में 6 ओम के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर, और हमें इस वोल्टेज की वैल्यू पूछी गई है, ओके। तो इसे भी हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ही थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत केवीएल का आइडिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ओके। तो देखिए ये 2 एम्पियर का करंट हमारा इस
6 ओम के रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हो रहा है और यहाँ पर हमारे 2 इंडिपेंडेंट सोर्स गिवन है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक हमारा क्या है, करंट सोर्स है। तो हमारी जो कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमारा कोई रजिस्टिव एलिमेंट किसी नेटवर्क में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ उस नेटवर्क में एटलीस्ट वन ऐसा एलिमेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंट सोर्स हो, राइट। तो जो रजिस्टिव एलिमेंट होते हैं उनका जो नेचर होता है वो पावर को हमेशा एब्जॉर्ब करने का होता है, और जब भी ये पावर एब्जॉर्ब करते हैं तो करंट इनके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल क्या करती है, लीव करती है, राइट। ये 2 एम्पियर का करंट जब इस 6 ओम के रेजिस्टेंस से होकर फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना क्रिएट हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V इक्वस टू आई आर से ये कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 6 इक्वस टू 12 वोल्ट, राइट। मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना होगा, 12 वोल्ट का। अब देखिए 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है और यहाँ 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस देखिए, सॉरी 2 एम्पियर का करंट हमारा राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है और इस नोड पर पहुंच रहा है। और इधर से देखा जाए तो 1 एम्पियर का करंट हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है वो इस नोड पे जा रहा है, यहाँ से एक करंट आ रही है, यहाँ से एक करंट आ रही है, तो ये दोनों करंट मिलके इधर से पास हो जाएंगी। ओके, तब जो टोटल करंट यहाँ से अगर हम इस करंट को I1 मान लें तो हमारा I1 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 = 3 एम्पियर। ओके, तब देखिए ये करंट हमारा टॉप टू बॉटम जा रहा है, ये रजिस्टिव एलिमेंट है, रजिस्टिव एलिमेंट पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगी, लीव करेगी। तो इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा V6 ओम V I1 इंटू 6 ओम। ओके, I1 की वैल्यू कितनी हमारी 3 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 18 वोल्ट, राइट। अब देखिए सिंपली अगर हम इस लूप में, ये जो हमारा लूप है इसमें अगर हम KVL लगाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ V -12 -18 = 0, तो V = हमारा कितना आ जाएगा 30 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये हमारा गेट 2004 का क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आप सबको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे तो हम इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।